जब तब आपके पास हिंदू मुसलमान आ जाता है, एकदम नया मामला है। हामिद अंसारी, संविधान में ये गलत है, संविधान में वो गलत है। यहाँ पे सिर्फ बात है लाल बहादुर शास्त्री के 2 ही टर्म, जय जवान जय किसान। भारत की कमोबेश स्थिति ऐसी है इस समय कि यहां पर एग्रीकल्चर ठीक है। किसान बिल आया था, बवाल हुआ था। किसान बिल की समस्या क्या थी, अगर उसकी चर्चा में जाऊंगा तो बहुत सारी लंबी बातें करनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी एक लाइन में बता दूं, जो सिस्टम यहां पर डेवलप किया जा रहा था उसकी तुलना अमेरिका से की जा रही थी। आप अमेरिका से तुलना तो कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका के सिस्टम को आप यहां पर जब लागू कर रहे होते हैं तो यह बेहद जरूरी होता है कि वो सिस्टम कैसे लागू होगा। अमेरिका में सूटकेस फार्मिंग है। सूटकेस फार्मिंग का मतलब आपको समझा देता हूं बहुत साफ सीधे लाइन में, कि एक व्यक्ति आता है, बहुत बड़ी लैंड होती है, 100 एकड़ 200 एकड़ की जमीन होती है, एक ही तरह की क्रॉप होती है, उस क्रॉप को उपजा करके उसको मार्केट में उतारना होता है। वहां पे मार्केट स्थित है, उस मार्केट में वो चला जाता है, वहां से बिक करके उसका पैसा वहां पे आवंटित हो जाता है, मिल जाता है। ये सूटकेस फार्मिंग का तरीका है। जमीनें जिन्होंने दी हैं उनसे वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, उनको वो उसकी हिस्सेदारी उनकी दे दी जाती है। यही सोच करके किसान बिल में भी ये बात लाई गई थी। लेकिन यहां एक गलती जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि यहां 2 ही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम 2 हमारे 2 वाले, अडानी अंबानी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी 2 के हाथ में ये चीज लेके चले जाएंगे तो दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मोनोपोली, ये बहुत बड़ी कहानी है, छोटी मोटी कहानी नहीं है। आप गन्ना किसानों की समस्या जानते हैं, हर बार पैसे के लिए उनको बाट जोड़नी पड़ती है। गन्ना ले जाके जमा कर देते हैं, पैसा मिलता नहीं है, और आज भी वो स्थिति है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात चल रही है, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी R&D के अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में चले जाएंगे तो आपको सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करेंगे कैसे। इन्वायरमेंट आपका प्रदूषित है। अगर इन्वायरमेंट प्रदूषण में है तो इतना तो तय जानिए कि जो ऑर्गेनिक आप कह रहे हैं आप वहीं झूठ बोल रहे हैं, वो सच ही नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बेहद जरूरी है इन्वायरमेंट का स्वच्छ होना, और दूसरी बात है जमीन का स्वस्थ होना। यहां पे ये दोनों समस्याएं हैं। तो ये भी आप समझ लीजिए कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो श्रीलंका ने किया था, अगर वो यहां लागू कर दी जाए तो हम श्रीलंका जैसी जनसंख्या में नहीं है। ये समझना होगा ना भाई, 2.25 करोड़ की जनसंख्या हमारी नहीं है। हम 140 करोड़ हैं और अगले 1-2 साल में हम चाइना को क्रॉस कर जाने वाले हैं। अनाज मिलेगा कहां, खाएंगे क्या, करेंगे क्या? उत्पादन के बारे में आपको बता चुका हूं, 10 गुना पैसा लगता है उत्पादन करने में और आधी उत्पादकता रह जाती है उत्पादन में। तो आप ये समझिए कि आपके अनाज के भंडारण की स्थिति क्या होगी। और जरा से भंडारण ने आपको बचा के रखा था इस कोरोना काल में। अगर ये भंडारण न होता तो कोरोना काल में क्या होता आप खुद सोचिए। किसान बिल आ ही गया था, कोरोना काल चल ही रहा था। इन सारी परिस्थितियों में अगर FCI न काम कर रहा होता, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो अगर ये काम न कर रहा होता तो आपको अनाज मिलता कैसे? 80 करोड़ लोगों को अनाज दिए जाने का दावा नहीं मैं कहूंगा, अगर दे भी दिया है तो कहां से दिया है? अपने पास से दिया है। बहुत सीधी सपाट बात है ना कि वो अनाज यहां पर था, कृषि ने उसको उत्पादन करके, या हमारे कृषक भाइयों ने उसका उत्पादन करके रखा था। सेना और किसान, ये 2 ही तो हैं टर्म। लाल बहादुर शास्त्री के 2 ही टर्म थे, जय जवान जय किसान, और गाली बना दिया गया था किसानों को। देश में दूसरी गाली है मुसलमान, तीसरी बहुत जो बेहद संजीदा किस्म की चीज है वो है इतिहास को बदलने का स्वरूप। फर्स्ट सिंघली, फर्स्ट मुसलमान, पहले हिंदू, इन सब बातों में रखता क्या है, होता क्या है? यही तो समस्या है पूरे देश की। जब आप इस दिशा में बढ़ते हैं तो देश में बहुत घातक सिचुएशन पैदा होने लगती है, और यही भारत के लिए इस समय चुनौती है। असली विकास वहां है कि जहां पे आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हैं। असली विकास वहां है जहां आपके बच्चे शिक्षित होते हैं। असली विकास वहां है जहां आप स्वस्थता की निशानी को पैदा करते हैं और लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलते हैं जहां पर आपको सस्ते इलाज मिल सके। विदेशों से आप तुलना जरूर करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उन्हीं विदेशों में आपका पूरा मेडिकल फ्री रहता है, ऑलरेडी आप इंश्योर्ड रहते हैं। शिक्षा बच्चों के लिए फ्री रहती है, ऑलरेडी आपकी शिक्षा वहां पर सुनिश्चित की जा चुकी होती है। यहां पे सिर्फ बातें होती हैं, संविधान में बदल दो ये चीजें, संविधान में ये गलत है, संविधान में वो गलत है। संविधान में गलत नहीं है, गलत आपकी मंशा में है।
आपकी सोच में है। संविधान में गलत कुछ भी नहीं है। संविधान में चीजें साफ साफ लिखी हैं, देश काल वातावरण की परिस्थितियों की स्थिति के हिसाब से आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो बदलाव अपने मन के हिसाब से करेंगे कि देश काल वातावरण की स्थिति से करेंगे, ये भी तो तय करना है। अगर आपके मन में कुछ बदलना है तो बदल दीजिए, लेकिन अगर आपको वास्तव में कोई चीज देश के लिए बदलनी है तो उसको देखना पड़ेगा कि देश में वो कितना सफल होती है, कितनी बेहतरी के लिए है। हमारे पास 7000 किलोमीटर का पोर्ट है, तो सोचिए जरा कि देश में कितना बड़ा पोर्ट लाइन है जहां पर आप बंदरगाहों को व्यवस्थित कर सकते हैं। लोथल प्राचीन अवस्था से बता रहा हूं। और इन सब देशों को अगर महाद्वीपीय स्थिति को छोड़ दिया जाए तो केवल बांग्लादेश और श्रीलंका, इन्हीं के पास पोर्ट हैं। उनसे बहुत कई गुना पोर्ट हमारे पास है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी दिखाई गई थी सपने में कि 2019 तक हम बना देंगे। मान लिया कोरोना आया, लेकिन 5 ट्रिलियन छोड़िए, क्या 3 ट्रिलियन भी वास्तविक स्थिति में आप क्रॉस कर सके हैं? नहीं क्रॉस कर सके हैं। आज भी हम मोहताज हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था 2014 से। 2014 से 2022 तक अगर जोड़ेंगे तो 8 सालों में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। पर यहां तो 2-2.5 करोड़ बेरोजगार घूम रहे हैं हर साल। 50-50 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं कोरोना काल में। तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा व्यवस्थित करिए, समझिए कि 2024 के लिए कौन से ऐसे आपके पास फिर से पॉइंट्स आने वाले हैं जिससे आप फिर उन्मादित होंगे, फिर आप धर्म की ओर जाएंगे, फिर आपकी वो व्यवस्था बिगड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका की परिस्थितियों से हमें रूबरू होना पड़े। मैं फिर भी कह रहा हूं कि भारत श्रीलंका की परिस्थितियों से रूबरू नहीं होगा, क्योंकि 2 चीजें यहां पे प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, अपना पेट्रोलियम भी है। एक बार कम हो सकता है, महंगा हो सकता है, अपना पेट्रोलियम भी है, अपना एग्रीकल्चर लैंड भी है। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। लोहा, लिग्नाइट, बिटुमिनस, सभी कुछ उपलब्ध है। व्यापार भी हमारे यहाँ अच्छा खासा होता है। लेकिन चाइना के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, डरा करके, धर्म के नाम पर इन सारी परिस्थितियों को पैदा करके जबरदस्ती अगर कोई ये कहे कि नहीं हम समस्या में हैं, हम डरे हुए हैं, तो फिर ये सोचने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री की दशा दिशा क्या है। बीते 8 सालों में आप लगातार देखे हैं कि सिर्फ पार्टियों को तोड़ना, सरकारें बनाना, सरकार गठित करना, इसी दिशा में काम करते रहे हैं प्रधानमंत्री। और यही करते हुए यहां तक पहुंचे। 2024 में भी वही निशाना है। जब तब आपके पास हिंदू मुसलमान आ जाता है। एकदम नया मामला है हामिद अंसारी। पता नहीं कहां से पत्रकार आता है पाकिस्तान से, कहता है कि 5 बार मैं आ चुका हूं। हामिद अंसारी ने मुझे स्पेशल रिपोर्ट दी, वो मैंने ISI को दी। अब उन पे आतंकवादी होने का ठप्पा लगने वाला है। फिर आपके सामने कांग्रेस को गाली देने का समय आ गया है। फिर से कहा जाएगा कि ये हामिद अंसारी कांग्रेस के थे। आपकी अपनी पार्टी में एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। भारत में 30 करोड़ मुसलमान बिना अपने नेता के हैं। 30-35 करोड़ ऐसी जनसंख्या जो बिना किसी नेता के है। विचार करिएगा जरूर और देखते रहिए न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।